जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज के इस इंटरव्यू के कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रांतीय नेता अशोक प्रियदर्शी जी। आइए हम इनसे कुछ जानते हैं बिहार के बारे में, इनकी अपनी पार्टी के बारे में। तो श्रीमान, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। सर, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, चूँकि हम आपको धन्यवाद इस बात के लिए भी कहेंगे कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, बावजूद इसके आपने अपनी कीमती समय हम लोगों के लिए निकाला है, तो हम इसके लिए आपको धन्यवाद दोबारा दे रहे हैं। जी, शुक्रिया। सर, आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि चूँकि आप दलित प्रकोष्ठ के नेता हैं, इस पद पर रह करके और आप दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के विकास के लिए कौन कौन सा कार्य किया है? जी, फिलहाल 2 वर्षों से कोरोना काल का जो समय गुजर रहा है, यह पूरे विश्व के लिए चिंता की बात रही है। खास करके कि हमारे बिहार राज्य की बात करें तो जो अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है, यहाँ तो रोजगार की वजह से और भी कई कारणों की वजह से, बंदी के कारण जो परिस्थितियाँ सामने आई है, वो सबसे बड़ा जटिल समस्या भूखमरी का है। सबसे बड़ी समस्या है कि आदमी खाने के लिए कैसे जीवित रहेगा, कैसे खाएगा, यह हमारी प्राथमिक समस्या है। तो हमने यहाँ के स्थानीय लोगों को, जो हमारे बीच में जो सक्षम समाज के जो लोग सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, वैसे लोगों से मैं निवेदन पूर्वक सहयोग राशि लेते हुए और अपने समाज के लोगों के बीच में कुछ अनाज वितरण का कार्य मैं फिलहाल कर रहा हूँ, ताकि उनकी प्राथमिक जो समस्या है वो भूखमरी का, उससे लोग निजात पा सकें। तो ये जो आप बताएं कि ये सामाजिक सहयोग, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे जो भी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं या फिर कोई ठेकेदार हैं, कोई बिजनेसमैन है, उनसे, लेकिन इस कोरोना काल में भूखमरी के शिकार हो रहे लोगों के लिए आपके पार्टी से क्या सहयोग किया जा रहा है? पार्टी की तरफ से समय समय पर बहुत सारी जो आवश्यक जो है दवाइयाँ थी, वो दवाइयाँ वितरण की गई। हमारे राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा करीब करीब पूरे बिहार राज्य में हर जिला में लगातार महीने में एक बार दवाई का वितरण करवाया जा रहा है। उसके अलावा समय पर कुछ अनाज का वितरण, सैनिटाइज का थी, आपका जो है मास्क का वितरण हो रहा है, साबुन का वितरण हो रहा है। यह निरंतर चल रहा है हमारे पार्टी की तरफ से। तो सर, ये भी बात हम जानना चाहते हैं कि चूँकि इसमें सारे संगठन के लोग या फिर सामाजिक संगठन हो, चाहे कोई भी मैंने वैसे बिजनेस रोजगार वाले लोग हैं, वो तो सहयोग कर रहे हैं, तो आपका ये जो है, इस सहयोग में आपका सिर्फ शारीरिक सहयोग है या फिर आर्थिक सहयोग भी है? जी बिल्कुल, जहाँ तक बात है तो हम सामाजिक कार्य करता हैं। हमने सारी अर्थ का सारा स्रोत सारा हमारा समाप्त है, तो सामाजिक सहयोग के माध्यम से हम आर्थिक श्रम करते हुए, धन उपार्जन करते हुए सामग्री का वितरण कर रहे हैं। सर, अच्छी बात है इस बात के लिए कि आप इस कोरोना काल में जो लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाए हैं और जगह जगह पर वैसे लोगों को जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, रोज़गार वाले हैं, कोई ठेकेदार हैं, चाहे जो देने में सक्षम हैं, उन लोगों को ये पूरी तरह से एक तत्परता के साथ में उनको भोजन और राशन जो है जुटाने का ये काम कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं और इस काम के लिए भी हम आपको बधाई देते हैं। और अगला हम आपसे ये जानना चाहते हैं, खास करके बिहार की पार्टी, खास करके जो आपकी पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश की सबसे पुरानी पार्टी है और आपकी पार्टी लगभग 60 वर्षों तक इस देश पर शासन किया है, लेकिन आज के डेट में मैं देख रहा हूं कि आपकी पार्टी का जनाधार जो है निरंतर लगातार ये जो है घटता जा रहा है। आपके पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर्स थे, उनके अंदर की भी मैं देख रहा हूं कि उनके अंदर की जो पहले की मानसिकता थी, पहले की जो उत्तेजना और कार्य करने की जो उनके अंदर में तत्परता था, वो समाप्त होता जा रहा है। तो आपकी पार्टी के जनाधार को खिसकने के पीछे आखिर क्या कारण है? देखिए, कांग्रेस के एक प्रांतीय नेता होने के नाते जो मैं कहने जा रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, यह एक बहुत बड़ी बात है और मैं दिलेरी से इस बात को रखना चाहता हूं। आपका प्रश्न आज के परिवेश में बिल्कुल जायज़ है। कांग्रेस का जनाधार निश्चित तौर पर कमा है। उसका मुख्य कारण हम एक नहीं 3 कारण हम बताना चाहते हैं। सर्वप्रथम एक कारण यह है कि जैसे कि आप लोग देखते होंगे
कि कोई आदमी सीजन में कोई अगर सब्जी फल वगैरह खाते रहता है तो उसका स्वाद जो है ना खाते खाते मुंह बैठ जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं चलो अब टेस्ट चेंज करते हैं, या हो सकता है कि इससे कुछ बेहतर चीज़ होगा, उसको हम टेस्ट करके देखते हैं। तो जनता क्या देख रही है कि नहीं ठीक है, कांग्रेस ने तो इतना कुछ दिया। आज़ादी के बाद जब हमारे देश में एक सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, हमारे पास में किसी भी चीज़ की उपलब्धता नहीं थी, जब देश आज़ाद हुआ था तो बिल्कुल एक फ़कीर की तरह भारत खड़ा था। उस परिस्थिति में रूस से, चाइना से, रूस से और अन्य देशों से सहयोग लेकर के तब के तत्कालिक मंत्रियों ने, नेताओं ने, हमारे जो देश के लीडर थे, उन लोगों ने देश को सबल बनाया, एटॉमिक पावर का देश बनाया, बहुत सारे मतलब एजुकेशन का हब बनाने की कोशिश किया। आज कैलिफोर्निया और तरह तरह के तमाम यूनिवर्सिटी में भारत की जो है सिद्धता कायम है, वो हमारे कांग्रेस पार्टी का देन रहा था। आज एटॉमिक पावर की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, तमाम नए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ये आज का देन नहीं है। आज जो आपके हाथों में टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, ये सब आज का देन नहीं है। ये सब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का किया है, लेकिन जनता ने सोचा कि नहीं चलो कुछ और बदलाव करते, हो सकता है इससे कुछ बेहतर होगा। तो ये टेस्ट फ्लेवर के चेंजिंग के वजह से पहला कारण तो ये है कि लोगों का जो है विश्वास दूसरे दलों की तरफ गया। उसका मुख्य कारण जाति और धर्म के नाम पर गुमराह कर करके कि जनता को कुछ भारत के जो बिचौलिए लोग जो हैं, जो खास करके कि मैं कहना चाहता हूँ जनसंघियों को, इस चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं और जनता को, देश को, लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि उन लोगों ने धर्म और जाति के नाम पर गुमराह करके के भारतीयों को इस तरीके से तोड़ा कि लोगों को लगा कि नहीं कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी दलितों की पार्टी है, तो दलितों और मुसलमानों की पार्टी है तो इसको कमज़ोर करो। और निश्चित तौर पर जो है कि जो है वैसे सोच वाले लोगों को, संकीर्ण सोच वाले लोगों को हो, क्योंकि हम यहाँ खुल करके यह बात हम मैंने कह रहे हैं कि पूरे देश के लोग देखें, हमारा पार्टी कभी भी जाति और धर्म के नाम पर नहीं, धर्म निरपेक्षता की हमेशा बात करता रहा। सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, तमाम धर्मों के लोगों को समावेश यहाँ हम लोगों को देखना चाहते थे। लेकिन आज के कुछ कट्टर हिंदूवादी लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जनसंघीय हिंदू लोग, भारत का हिंदू नहीं है ये लोग, भारतीय हिंदू ऐसा नहीं सोचते, लेकिन जनसंघीय हिंदू लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवा देश को बना देना है, भारत के संविधान को नष्ट करके के मनुस्मृति को लागू कर देना है। ऐसे सोच रखने वाले लोगों के वजह से भी भारत में हमारी पार्टी कमज़ोर हुई। तीसरी अहम बात, हमारे पार्टी के अंदर में कुछ ऐसे बिचौलिए लोग जो केवल मलाई खाना चाहते हैं और पार्टी के अंदर दीमक बन करके पार्टी को तोड़ना चाहते थे। अभी कुछ बड़े बड़े देश के नेताओं का, जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, मैं आशा करता हूं कि जिधर वो गए हैं वो फिर वापस अपने घर में चले आएँ। लेकिन ऐसे कुछ लोग जो कांग्रेस का खाते तो हैं लेकिन गाते किसी और का हैं, वैसे बिचौलियों की वजह से हमारी पार्टी कमज़ोर हुई है और किसी दूसरी ताकत की वजह से हमारी पार्टी कमज़ोर नहीं हुई है। ये तीन मुख्य कारण मैंने आपको गंभीरता से बताया। आपने अपने स्टेटमेंट में बताया कि बहुत सारी फैक्ट्रियां से लेकर के बहुत सी चीज़ें जो है वो कांग्रेस की देन है, लेकिन सर धारा 370 भी तो कांग्रेस की ही देन है, इस पर क्या कहेंगे? धारा 370 जिस वक्त वहाँ का राजा करण सिंह जो कश्मीर के जो थे, जिस वक्त में थे, जिस समय नेहरू जी ने जो देश की जो सिस्टम को अपने सीमांकन की बात कर रहे थे, वह परिस्थितियाँ अलग थी। आप गोवा को देखिए, अभी हाल फिलहाल में अभी आज़ाद हुआ, दूसरे देश के साथ में था। बेंगलोर को, आप हैदराबाद को देखिए, वहाँ भी है जो कि बाद में वो जो है कांग्रेस के रीजन में हैदराबाद, बेंगलोर, गोवा आया। ऐसा नहीं कि नहीं। अब रही बात 370 की, समय की मांग थी और 370 जो है आज अगर मान लिया कि जिन लोगों ने इसके खिलाफ में या विरुद्ध में जो कार्य किया वो करने वाले का मतलब अपनी सोच है। और 370 पर जहाँ तक बात है तो कश्मीर को सुरक्षित रखने के ख्याल से वो ज़रूरी था, न कि वहाँ आतंकवाद फैलाने की दृष्टि से रखा गया था। 370 रखने के पीछे बहुत बड़ी आइडियोलॉजी थी, बहुत बड़ा तर्क था। आपके पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, मैं देख रहा हूँ, यह लोग भी देख रहे हैं कि आपके जो शीर्ष नेतृत्व है उस शीर्ष नेतृत्व जो है गड़बड़ हो रहा है। वहाँ से जिस प्रकार से संचालन हो रहा था आपकी पार्टी की, जब तक के राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी रहा करती थी, उस समय तक पार्टी का नेतृत्व भी अच्छा था, पार्टी का परफॉर्मेंस भी अच्छा था। अभी के समय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के जो माननीय राहुल जी हैं, ये दोनों का मैंने अस्तित्व लगता है कि गिरता जा रहा है। इसके बारे में क्या आपका राय है? देखिए, राहुल गांधी जी युवा का आइकॉन हैं और वर्तमान समय के आधुनिक युग की सोच रखने वाले हैं। निश्चित तौर पर वो
अपने दादी के जीवन काल से, अपने पिताजी के जीवन काल से, अपने माताजी के संघर्षों के जीवन काल से उन्होंने भारत के समस्याओं को बखूबी देखा है। और पार्टी के अंदर अभी मैंने पहले बताया कि कुछ बिचौलियों की वजह से हमारी पार्टी जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर होने की कगार पर दिखाई दी आंशिक तौर पर। तो उस चीज़ों को राहुल गांधी खूब गंभीरता से देखते हैं और पार्टी के अंदर वैसे बिचौलियों को एक क्षण भी राहुल गांधी पसंद नहीं करते। उनका सोच है कि हमारे पिताजी राजीव गांधी जैसे युवाओं का आइकॉन थे और आधुनिक भारत का निर्माता थे और वैज्ञानिक जो सोच रखने वाले थे, रचनात्मक सोच रखने वाले थे, उन्हीं के विचारों से लैस होकर के वो काम करना चाहते हैं। और जो पार्टी के अंदर बिचौलिया हैं उनको एक नज़र वो देखना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए वैसे बिचौलियों लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ छोड़ के अभी जाने की सोच रहे हैं जिनको दाल नहीं गल रही है। राहुल गांधी जी बिल्कुल बुनियादी स्तर पर भारत को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए कुछ लोग जो है उनको नहीं समझते हैं। नहीं, अभी आप अपने बात में कहा था कि आरएसएस और भाजपा के नेतृत्व में ये उसकी जो सरकार है, ये सरकार चाह रही है कि देश का संविधान बदल जाए और देश की संविधान बदलना चाहती है। मैं आपसे इस बात को जानना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति भारत के संविधान को बदलना चाहे तो क्या वास्तव में भारत को संविधान बदल सकता है? देखिए, विगत कुछ ऐसे उदाहरण है जो देखने को मिला है। चूँकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जब बहुमत हो जाती है पूर्णतः, तो सरकार निरंकुश हो जाती है। इस बात को मैं कहना चाहूँगा। पूर्व के दिनों में भी हमारे समय भी ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं जिसका खमियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को या देश को भुगतना पड़ता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों पर नियंत्रण कर करके सुप्रीम कोर्ट पर भी, न्यायपालिका पर भी अंकुश कसने की कोशिश किया। इसके लिए अभी 4 बेंच पूरे देश में, सुप्रीम कोर्ट के 4 बेंच ने, 4 जजेस ने इसका मैंने खिलाफ किया और कहा कि मोदी सरकार, हम आपको धन्यवाद करते हैं लेकिन न्यायपालिका में हस्तक्षेप ना करे, यह न्यायपालिका का मामला है। तो इस पर न्यायपालिका ने 4 बेंचों ने जब इसका विरोध किया तो वहाँ भी जो है कि आरएसएस जनसंघियों का दबाव काफ़ी पड़ा, जिस रूप में भी पड़ा हो। और भारत के संविधान में अभी देखिए आरक्षण का मुद्दा हो, अभी कई तरह के मामला को लेकर के अभी सर्विसेज होल्डर लोगों को देख लीजिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है कि बदलाव हुआ है। तो इन बातों से और लोगों का जो मांग है कि हमारा भारतीय ध्वज भगवा होगा, हमारा देश का संविधान मनुस्मृति के आधार पर होगा, भारतीय संविधान, बाबा साहब की संविधान जो लिखा है वो बिल्कुल गलत है, देश के अनुकूल नहीं, ऐसे कुछ लोग जो है राष्ट्रभक्त लोग जो बन रहे हैं, अंधभक्त लोग, वो लोग र्यूमर उड़ा रहे हैं। तो इस बातों से हम लोग को लगता है कि अपना तानाशाह मनमानी सरकारें कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि कल के डेट में अगर ये, लेकिन देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। चूँकि हमारा एक और मिशन चल रहा है, राष्ट्र बचाओ और संविधान बचाओ। ये कांग्रेस का भी मिशन है कि संविधान बचाओ और राष्ट्र बचाओ। ऐसे में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा ले लिए हैं, तो हम अपने वैसे बिगड़े हुए भाइयों के खिलाफ भी अगर लोहा लेना पड़े तो हम लेने को तैयार हैं। देश की जनता इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि भारत का संविधान और राष्ट्र खतरे में पड़े। ये आपकी पार्टी के शीर्ष नेता ही नहीं, भारत के बहुत से दल के नेता जो हैं चुनाव आयोग के ऊपर ब्लेम लगा चुके हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो ईवीएम मशीन है, इस ईवीएम मशीन के द्वारा इसमें गड़बड़ी कर करके और बीजेपी जो है सत्ता में आ रही है। क्या इसके पास में कोई ठोस आधार या कोई सबूत आप लोगों के पास में है? अभी बेंगलोर का एक इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, आप मीडिया के माध्यम से ध्यान दिला लेंगे। तो वो इंजीनियर ने ये चीज़ को साबित किया, दिखाया, ग्लोबल सेक्टर में इस बात की पुष्टि हुई कि कहीं ना कहीं अगर चाहे तो इसको जो है कि तरीके से अगर इसको तोड़ा जा सकता है उसके सिस्टम को, और ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है, इसकी गुंजाइश है, इसमें कोई दो मत नहीं। चूँकि इंजीनियर भी इस बात को साबित कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो उनकी दावेदारी को भी देखा जाए। सर, आप कांग्रेस पार्टी में मुझे लग रहा है कि बहुत दिन से होंगे, लगभग कितने दिनों से हैं? जी, लगभग हम अपने छात्र जीवन के बाद 25 साल से मैं कांग्रेस में हूँ। 25 साल से आप कांग्रेस पार्टी में हैं। आप एक दलित नेता होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आखिर ये कांग्रेस पार्टी में होने के पीछे आपका तर्क क्या हो सकता है? जबकि पहले तो खैर बिहार में कोई दलित की पार्टियाँ नहीं हुआ करती थी, परंतु अब तो दलित की बहुत सारी पार्टियाँ हैं। तो क्या दलित कम्युनिटी को आप बहिष्कृत कर दिए या फिर दलित कम्युनिटी आपको बहिष्कृत किया? कारण क्या है? देखिए, बिहार में जो रहने वाले लोग हैं, जो 12 करोड़ की आबादी है, उनको लगता है कि भारत की पूरी आबादी यही बिहार का 12 करोड़ में है
और ये बात यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए किया जाता है। लेकिन हमारा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, महाराष्ट्र है, केरला है, कर्नाटका है, आंध्रा है, उड़ीसा है। अभी हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी भक्त चरण दास जी हैं, वो दलित समाज से हैं। नितिन राउत जी हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो महाराष्ट्र में मंत्री हैं। आपके बहुत मल्लिकार्जुन खड़गे का आपने नाम सुना होगा, जिनकी आवाज़ से पूरा देश कांपता है, दहलता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को आप जानते होंगे, ऐसे शिंदे को आप नाम जानते होंगे। ऐसे दलित नेता कांग्रेस में नामचीन नेताओं की कमी नहीं है, पूरी भरी पड़ी है। लेकिन लोगों को यह पता नहीं है टाइटल से सुरजेवाला कौन है, शिंदे कौन है, खड़गे कौन है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये दलित नेता है। लेकिन हमारे कांग्रेस में दलित नेताओं का पूरा वहाँ वर्चस्व है। हमारे देश के बहुत बड़े नायक रहे जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम जी की जो हैं मीरा कुमार जी, वो भी लोकसभा के स्पीकर के रूप में रही हैं और आज भी बिहार के मैंने सुप्रीमो के रूप में, नेता के रूप में प्रचलित। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि भारत में एक से एक नामचीन नेता हैं। तो इतने बड़े बड़े दलित नेता होने के नाते भी, इतने बड़े बड़े दलित नेता भारत में हैं, इसके बावजूद भी इन दलितों के साथ रेप होता है, हत्या होती है, बलात्कार होता है, उसका शोषण होता है। तो इसके बारे में दलित नेता क्यों नहीं सोचते हैं? इसके खिलाफ में लगातार हमारे शीर्ष नेता बिल्कुल लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक प्रकार का विकृत मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दलितों के साथ ही यह उत्पीड़न की मामला आ रहा है। जो बहसी लोग हैं, जो दरिंदे लोग हैं, वो किसी भी जात समाज की बहू बेटियों का, दिल्ली में कई तरह के अभी जो वारदात हुई या और भी कई जगहों पर, मुंबई में रोज़ रात के वारदात की घटनाएं अंजाम होती है, उस चीज़ को मीडिया में नहीं लाया जाता है, उसको लोग ये कर लेता है। लेकिन दलितों में इतनी हिम्मत होती है कि इस घटना के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है। और उनके बीच में जो घटनाएं, रोज़ रेप होता है उनका, रोज़ उनका बलात्कार होता है, रोज़ उनके साथ हवस का शिकार बनाया जाता है, लेकिन उसको पर्दे पर नहीं दिखाया जाता, वो बदनामी के नाम से डरते हैं। लेकिन दलितों में इस तरह की जब बात आती है, एक छोटी सी भी घटना घटती है, तो हमारे लोग इसके लिए खिलाफ में लड़ाई लड़ते हैं। तो हमारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक बहसी प्रकार के लोगों का है, जो अलग तरह का, इसका अलग एक होता है, इसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब आखिरी सवाल सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि आजकल आप सबको पता होगा कि इस देश का चौथा स्तंभ जो होता है मीडिया होता है। मीडिया की भूमिका पर बहुत सारे लोग और बहुत बड़े बड़े स्टार लोग जो है प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं। क्या आपको लगता है कि आज की पत्रकारिता जो है निष्पक्ष पत्रकारिता है, या आपको लगता है कि चाटुकारिता है? देखिए, मैं मीडिया के सामने मीडिया की बात कहूँ, मीडिया मेरी आलोचना करे, इसका मुझे कतई परवाह नहीं है। चूँकि मैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का मैं स्नातकोत्तर का विद्यार्थी रहा हूँ, तो पत्रकारिता को मुझसे बेहतर मुझे समझाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। चूँकि मैं जब स्नातकोत्तर का विद्यार्थी रहा हूँ इस क्षेत्र में, मुझे भली भांति ज्ञात है कि पत्रकारिता आज के डेट में खाने कमाने और बिचौलियों का धंधा मात्र रह गया है। इससे चौथा स्तंभ अगर नहीं बचेगा तो मैं समझता हूं कि देश भी डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। हम चौथे स्तंभ को इस मीडिया चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि बिल्कुल सत्यता के आधार पर, बिल्कुल ट्रू न्यूज़ को लोगों के सामने रखे, लोगों के सामने यह बात बताए कि जो सत्य है वह सत्य है। पैसे के नाम पर चैनल को और मीडिया को बेचने का काम नहीं करे। पत्रकारिता हमारे बाबा साहब के ज़माने में भी होता था, महात्मा गांधी के ज़माने में भी पत्रकारिता होता था, देश की आज़ादी के लिए होता था, देश की गरीबी भूखमरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए होता था। नहीं कि करोड़ों रुपए का सूट बूट पहन करके और वो पगड़ी फेटा बांध करके और वो अपने जो है कि सिर्फ बादशाहत दिखाने के लिए मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल में आकर के बहुत सारी बातों को बताया। दोस्तों, आप सुन रहे थे, ये हमारे साथ में थे अशोक प्रियदर्शी जी, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रांतीय नेता थे। और मित्रों, मैं आपसे आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप सबको जानते हैं कि इस वीडियो को बनाने में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और हर जगह जा करके बहुत से अर्थ को लगाना पड़ता है। आप तमाम बुद्धिजीवी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि इस चैनल पर जो नए हैं, इस वीडियो को जो नए देख रहे हैं, कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हमारा हौसला बुलंद होता है। वीडियो को देख करके लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरा इंटरव्यू आपको कैसा लगा।